जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 1 देखने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ हम जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि इसका मैथ का प्रश्न हम हल करके चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वहां से आपको मैथ का हल मिल जाएगा और रीजनिंग का भी हल हम अलग से वीडियो बना करके उसमें हल कर देंगे। तो आज हम सिर्फ इसमें से जीके और जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। भारतीय संविधान के 2/3 तत्व जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसको या तो अक्षरशः ले लिया गया है या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके लिया गया है। तो इस अधिनियम के मुख्य उपबंध जो है हम आपको बताते हैं कि जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, ये सब जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो प्रारंभ में इसमें से सिर्फ 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जो 7 मौलिक अधिकार अभी नहीं हैं, अभी सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। अभी सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसमें जो है 7वें मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब सिर्फ 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो ये 6 मौलिक अधिकार हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा मजदूरों का संरक्षण जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। मजदूर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव जिस पर पड़ा है वो आपका है ग्राम पंचायत का गठन, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गौवध पर प्रतिबंध, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सब पर गांधीवादी दर्शन देखने के लिए मिलता है। पर मजदूरों के संरक्षण पे गांधीवादी दर्शन का प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो राज्यों को सहायता अनुदान देने के लिए वित्त आयोग जो है सिफारिश करता है। अब वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। 280 में वर्णन किया गया है, जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित किया जाता है और केंद्रीय वित्त आयोग संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत के समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिश देता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्ति निहित की गई है। तो किसमें निहित की गई है ये आपको बताएंगे। भारत की अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्रीय सरकार में निहित की गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति अर्थात ऐसे विषय पर जहां संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, यानी कि ये तीनों सूची से बाहर है, विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होगी। यह अनुच्छेद 248 में वर्णित है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार जो हैं ये हो जाएंगे आपका भारत के महान न्यायवादी हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार को कानूनी मामलों में
परामर्श देने के लिए या सलाह देने के लिए राष्ट्रपति जो हैं अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता है, उस योग्यता वाले किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद या बनाई जा सकती है या ख़त्म की जा सकती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य की विधानसभा या राज्य विधान परिषद को सृजन अथवा समापन का प्रस्ताव कुल सदस्य के 2/3 बहुमत, यानी कि जितना भी सदस्य है उनका 2/3 बहुमत अगर पारित कर देते हैं तो भारत की संसद उस राज्य के विधि द्वारा या विधान परिषद का सृजन कर सकती है या उसको समाप्त कर सकती है। अब आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाग 8 में वर्णन किया गया है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत से संबंधित प्रावधान है, 10 में संघ, 11 में संघ और राज्य के बीच तथा भाग 6 में राज्य से संबंधित उल्लेख है। अब आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोको कोला जैसे पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है? तो इसका हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोको कोला में फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की उपस्थिति के कारण स्वाद खट्टा होता है। अब हम आपको बताएंगे कुछ अम्ल के बारे में और उसके स्रोत बताएंगे। जैसे लैक्टिक अम्ल हो गया, ये लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल फिटकिरी सोडा में पाया जाता है। और आपका साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन का खोज जो है 1897 में जे थॉमसन द्वारा किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बॉयल का नियम है। और स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल का नियम है। और स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है, ये चार्ल्स का नियम है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धुआं जो है गैस में ठोस विलयन का उदाहरण है, जबकि वायु गैस में गैस का और कोहरा जो है गैस में द्रव का उदाहरण है। अब आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका हो जाएगा नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, जो ऑक्सीकरण और अवकरण जैसा आचरण नहीं करता है। और बाद बाकी ये तीनों ऑप्शन आपका जो है ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये तीनों जो है आपका ये तीनों आपका ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे।
और अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में है, नेक्स्ट पेज हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। भारत के प्रथम महिला आईएएस जो हैं अन्ना जॉर्ज और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बेबी और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला श्रेष्ठ हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश आपका चीन हो जाएगा और पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश भी चीन ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फॉलबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉलबैक शब्द जो है कुश्ती से संबंधित है और कुश्ती से फॉलबैक, डॉगफेल, पुल और चीत ये सभी शब्द कुश्ती से संबंधित हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1934 और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। अब आगे जो है ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ को क्वेश्चन को हम छोड़ते हुए आगे फिर जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमको सिर्फ जीके जीएस का क्वेश्चन देखना है। तो मैथ के क्वेश्चन को स्किप करते हुए हम जीके जीएस के क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे लंबा है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। भारत के 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी है, जिसमें से गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी तथा सबसे छोटी समुद्र तटरेखा वाला राज्य जो है गोवा है। अब हम आपको बताएंगे समुद्री तटरेखा से लगने वाले सभी राज्यों के नाम। तो ये हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत सुमेलित है? तो नाथुला जो है मेघालय ये आपका गलत सुमेलित है। नाथुला दर्रा सिक्किम के बृहत हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये मेघालय में नहीं है। यह भारत और चीन के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापार सिल्क मार्ग जो थे, जिसको रेशम मार्ग भी कहा जाता था, उसका उपशाखा का एक भाग था। और ये सिपकिला दर्रा आपको ये हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और जोजिला दर्रा सिक्किम जम्मू एवं कश्मीर में है। तो ये आपका ये तीनों सही है और ये गलत है। आपका अगला क्वेश्चन है, सुबनसिरी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी जो है ये आपका ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त कामेंग, मानस तथा संकोश नदी भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमांगडुंग हिमनद से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़। भारत के सर्वाधिक भू क्षेत्र में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो लगभग 42% भाग पर पाई जाती है। इसका फैलाव जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का द्वाब क्षेत्र तथा समुद्री क्षेत्रों में है। इस मिट्टी में पोषक तत्व पोटास तथा चूना की प्रचुरता होती है, जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस का अभाव होता है।
इस मिट्टी में धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन और दलहनी फसलें मुख्यतः उपजाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये पार्वती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में 1897 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद 1902 ईस्वी में शिव समुद्रम में जल विद्युत गृह की स्थापना की गई है जो कावेरी नदी पर स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NW4, नेशनल वाटरवेज 4। इसकी लंबाई जो है 2890 किलोमीटर है, जो काकीनाडा, पुदुचेरी नहर, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक संबंधित है। अब हम इसमें बताएंगे NW1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है, NW2 की लंबाई 891 किलोमीटर है और NW3 की लंबाई 365 किलोमीटर है। पहला है NW1, यह है इलाहाबाद से हल्दिया। दूसरा है NW2, सादिया से धोबरी पट्टी। और तीसरा है NW3, कोलायम से कोट्टापुरम। और चौथा है NW4, जो हो गया काकीनाडा से मरकट्टनम। और फिर हो गया पांचवा NW5, तलचर से धमरा। और छठा हो गया NW6, लखीमपुर से भांगा। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 51 है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जबकि पटना जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंपास। पंपास जो अर्जेंटीना में पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जबकि सवाना अफ्रीका में, कंपोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया था। और 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया था। अब इस अगला क्वेश्चन आपका है, अब नेक्स्ट पेज में आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI निम्न में से कहाँ अवस्थित है? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नागपुर में अवस्थित है और इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। पहला है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन यह राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान काम करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये समुद्री वातावरण के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्लैंक्टन्स जो है प्राथमिक उत्पादक हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन से ही उत्तरदायी हैं।
अब अगला क्वेश्चन है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा ओजोन परत के क्षय को रोकना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई और इसका उद्देश्य ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों को प्रयोग से हटाना है। ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत के क्षय में भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। महानगर एवं कस्बे के एक निश्चित योजना के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में बसाए गए थे और इनके 2 प्रमुख नगर थे, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जैन धर्म अपना लिया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उन्होंने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है, में 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका गंधार कला। गंधार कला शैली को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली है जिसका संरक्षक शक और कुषाण थे। कुषाण काल में ही गंधार कला और शक भी इसके संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंध पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली का अंतिम वंश कौन था? तो दिल्ली का अंतिम वंश जो है सो लोदी वंश था। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अब दिल्ली सल्तनत का आपको हम सभी वंश का नाम बताएंगे। इसका एक ट्रिक है, गुलाब खिला तो सांस लो। गुलाब मतलब हो गया गौ से गुलाम वंश, खिला खौ से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सौ से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश की अवधि है 1320 से 1414, सैयद वंश की अवधि है 1414 से 1451 और लोदी वंश है 1451 से 1526 तक। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अकबर द्वारा शुरू किया गया धर्म दीन-ए-इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विश्व बंधुत्व, तो इसका मूल उद्देश्य था। अब ये दीन-ए-इलाही धर्म जो है अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था और इस धर्म के प्रथम अनुयायी बीरबल था, जबकि इसका अब्बुल फज्जल इसका प्रधान पुरोहित था। अब अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं सो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 ईस्वी के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। स्थान जहां स्थापना हुई ये बम्बई हो जाएगा। उस समय कुल प्रतिनिधियों की संख्या 72 थी। अगला क्वेश्चन है आपका, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना
1915 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर किया था। यह स्थान यह आश्रम 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हुआ, तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। पहले 1915 में सत्याग्रह आश्रम बना और उसके बाद 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हुआ, तो ये 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी इरविन समझौता के पहले हुआ। अब गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। चौरा चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को हुआ और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना समझौता में गांधी एवं अंबेडकर के बीच हुआ था और गांधी इरविन समझौता ये गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है ये कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और इस गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि का अर्थ होता है गीतों का उपहार। गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का खिताब जीता था। इसका आयोजन जो है थाईलैंड के बैंकॉक शहर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? ये तो करंट का क्वेश्चन है लेकिन सेट बहुत पुराना है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया था? तो ये हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोलकाता के ट्रामों के अंदर दुनिया के पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, जबकि देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आसनसोल रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, टाटा आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? ये 2022 का क्वेश्चन है। तो ये उस समय टाटा आईपीएल जो है सो गुजरात टाइटंस ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। करंट को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि सेट ये पुराना है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा इम्तियाज़ अनीस। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक इम्तियाज़ अनीस द्वारा लिखी गई है। इम्तियाज़ अनीस ओलंपिक में घुड़सवारी के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे भारतीय हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, करंट के लिए हम अलग से वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो जिनको भी करंट का क्वेश्चन पढ़ना है वो चैनल पे विजिट करें और करंट का क्वेश्चन भी वहाँ से आपको मिल जाएगा और वहाँ पे पढ़ें। अब हम इसमें देख रहे हैं रीजनिंग का क्वेश्चन भी हम स्किप कर रहे हैं और सिर्फ जीके और जीएस का क्वेश्चन इसमें हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अब आपका जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट जो है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ये आपको पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें उपस्थित वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसी कारण यह हरित लवक को कोशिका की रसोई घर या क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित रहता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेटिंग एवं वेस्ट ने किया था। और वेटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन का आविष्कार 1932 में किया था। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। यह अग्नाशय के सेल से स्रावित होता है। इसका काम रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसको क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा स्नायु ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। स्नायु, उसको इंग्लिश में बोले तो लिगामेंट्स कहा जाता है। अब दो अस्थि जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो लिगामेंट के द्वारा जुड़ेंगे, और मांसपेशी एवं अस्थि जब जुड़ेंगे तो उनको टेंडन कहा जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें से सही सुमेलित है। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन ए को अस्कॉर्बिक एसिड नहीं बल्कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, और जबकि विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, ये आपका सही है। उसके बाद विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ये भी सही है। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, ये भी सही है। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। और विटामिन जो है आपका ये विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड जो इसमें लिखा हुआ है वो विटामिन सी को कहा जाता है, विटामिन ए को नहीं। अब अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंटोस जो है डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। जो डीएनए तथा आरएनए दोनों में पेंटोस प्रकार की शर्करा होती है। डीएनए में यह डीऑक्सीराइबोज तथा आरएनए में राइबोस के नाम से जानी जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष के अध्ययन से। अब वायरोलॉजी जो है जीवाणुओं के अध्ययन से। बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी वायरस के अध्ययन से हो जाएगा, विषाणुओं के अध्ययन से। और जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। यदि भोजन तथा जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए तो वह शरीर के लिए हानिकारक होता है। विशेषकर ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में जानलेवा होता है। यह जो है होमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मेथोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन संवहन को रोक देता है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम है जो भोजन की उपस्थिति में हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। टाइलिन नामक एंजाइम जो है मुख्य कार्य स्टार्च को शर्करा में तोड़ना है। जाइमेज जो है यह ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा आपका, ये सभी सही सुमेलित है। अमाशय जो है सो अम्ल का सेवन करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, और यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये आपका ये सभी सही है।
आपका अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो है सेरिब्रम में होती है। ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सेरेब्रम या परमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग होता है जिसमें मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि का केंद्र भी होता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में ये सबसे बड़ा है। सेरेबेलम पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग है। यह गति नियंत्रण, शरीर को संतुलन बनाए रखना, समन्वय एवं ऐच्छिक पेशियों के क्रिया का नियंत्रित करता है। ऐच्छिक पेशियों मतलब जो काम हमको करने का होगा, जैसे हाथ को इधर ले जाना है, पैर को इधर ले जाना है, तो ये ऐच्छिक पेशी के अंतर्गत आता है। और अनैच्छिक में हो गया जैसे हृदय का धड़कन हो गया, जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते हैं, वो अनैच्छिक पेशी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है? तो इसका हो जाएगा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ये भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है और ये करेंसी नोट जारी करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सभी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत में सहकारी साख समितियों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य जो है किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके साहूकारों के ऋण के जाल से मुक्त करना है, जिसमें हो गया अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, ये तीनों ऋण जो है दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन अब हो जाएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 से 50 वर्ष। अब प्रधानमंत्री, इसका उद्देश्य जो है जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना है था। इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये जड़त्व हो जाएगा। जड़त्व के कारण ही गतिज या स्थितिज अवस्था में खुद ही परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जड़त्व जो है वस्तु का अंतर्निहित गुण है जो कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम से ही हमको बल की परिभाषा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सौर सेल। सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जबकि विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी द्रव के तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये घटेगा। जब द्रव का तापमान बढ़ेगा तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और उसका क्रांतिक ताप जो है शून्य हो जाता है। पृष्ठ तनाव तापमान का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। तापमान के बढ़ने से स्वसंजक बल कमजोर होता है, जिससे पृष्ठ तनाव का मान घटता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व यानी पिच और तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि के किस गुण से होता है? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति से होता है। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि पतली या मोटी प्रतीत होती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है
ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक तथा द्रव में ठोस की अपेक्षा थोड़ा कम और गैस में सबसे कम होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, अल्कोहल में ध्वनि की चाल 1213 मीटर प्रति सेकंड और लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड है। अल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज को किस तार में लगाया जाता है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज को जो है गर्म तार में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किटिंग की स्थिति में परिपथ को भंग करना है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च एवं गलनांक निम्न होता है। फ्यूज टीन एवं सीसा की मिश्र धातु का बना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकलांछित सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। लोकलांछित सेल का विद्युत वाहक EMF 1.5 वोल्ट होता है 1.5। इसका प्रयोग ऐसे परिपथ में किया जाता है जहां रुक कर थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग मुख्यतः विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण आपका हो जाएगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है। अब अपवर्तन का कुछ प्रमुख उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ जो है टेढ़ी दिखाई पड़ती है, सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखाई देना, जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई प्रतीत होती है। जैसे पानी से भरी बाल्टी में अगर हम सिक्का डाल देते हैं तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रंग और उसका अपवर्तनांक, तरंगदैर्घ्य और विक्षेपण। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है और विक्षेपण सबसे कम है। बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम है और विक्षेपण सबसे अधिक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इस वीडियो का लाभ उठावें। जय हिंद, जय भारत।